हेलो फ्रेंड्स, रीड मेंस हिस्ट्री सिलेबस में दिशा बुक में से भूगोल वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी के परिक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं है? तो दिन और रात की अवधि, तो हाँ, परिक्रमण से दिन रात की अवधि बनती है। ऋतुओं का परिवर्तन होता है। सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त होना, तो नहीं, ये पृथ्वी के परिक्रमण से ये नहीं होता है। हवाओं की पेटियों का खिसकना, हाँ, ये परिक्रमण से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। पृथ्वी की 2 महत्वपूर्ण गतियाँ हैं जिनमें पृथ्वी पर दिन और रात तथा ऋतुएं बनती है। दैनिक घूर्णन गति, परिभ्रमण। पृथ्वी 24 घंटों में अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के सूर्य के सम्मुख वाले भाग पर दिन तथा पिछले भाग पर रात होती है। यह गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है, जिसके कारण सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण ही सभी नक्षत्रों एवं तारों की दिशा की भ्रमण दिशा भी पूर्व से पश्चिम में रहती है। तारों और नक्षत्रों की जो भ्रमण दिशा है वो भी पूर्व से पश्चिम में रहती है, क्योंकि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व है, वो पृथ्वी घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे, ठीक है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण ही सभी नक्षत्रों और तारों की भ्रमण दिशा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में रहती है। पृथ्वी की इसी गति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक उभार, भूमध्य रेखीय मध्य में होगा ना, तो ये मध्य वाले क्षेत्र में अधिक उभार, यहाँ पे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक उभार होता है और ध्रुवों पर चपटापन होता है। और यहाँ से ध्रुवों से पृथ्वी कैसी होती है? चपटी होती है, ठीक है। और केंद्रापसारी बल के कारण, केंद्र की तरफ लगने वाले बल के कारण, केंद्रापसारी मतलब केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसके कारण। इसके अतिरिक्त इस गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशा में बदलाव भी आता है। दैनिक गति या परिभ्रमण की भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों पर दोनों गोलार्धों में गति कम हो जाती है 1120 किलोमीटर प्रति घंटा तक, तथा ध्रुवों पर जाकर लगभग शून्य हो जाती है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा पथ पर समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए है। 23.5 डिग्री झुकाव लिए है। ये 23.5 डिग्री का झुकाव सूर्य की परिक्रमा के समय एक ही दिशा में बना रहता है। पृथ्वी के इस झुकाव के फलस्वरूप उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुव बारी बारी से सूर्य के सामने क्यों आते हैं? ये 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, जिससे दोनों गोलार्ध में अलग अलग ऋतुओं का आनंद प्राप्त होता है। अगर यह अक्षीय झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर रातों रात दिन बराबर होते तथा विभिन्न ऋतुओं का बनना भी असंभव होता। सेकंड है वार्षिक गति परिक्रमण। पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी कक्षा में वार्षिक यात्रा करना है। पृथ्वी की कक्षा लगभग 965 मिलियन किमी लंबी है, जो लगभग 365 सही 1/4 दिनों में 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संपन्न होती है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी की यात्रा तुलनात्मक रूप से जल्दी संपन्न होती है। उप मतलब पास होता है ना, क्योंकि वो पास में होता है, तो पास में होगा तो जल्दी संपन्न होगा। इसके विपरीत अपसौर की स्थिति में, अप मतलब दूर, अपसौर की स्थिति में परिक्रमण में अधिक समय लगता है, तो दूर होगा तो अधिक समय लगेगा। इससे सूर्य दिवस की अवधि घटती बढ़ती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न ऋतुओं का बनना संभव हो पाता है। पृथ्वी की दोनों गतियाँ और स्थिति में बदलाव के कारण ही पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का वितरण निश्चित होता है। अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य
तप की प्राप्ति अधिकतम होती है। तो सूर्य तप की प्राप्ति कब होगी? जब सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होगा। और अधिक नज़दीक कब होगा? उपसौर के समय। तो उपसौर कब होता है? उपसौर 3 जनवरी के दिन होता है। ये उपसौर भी ऐसे ही, उपसौर में ऊ में पहले 3 बन रहा है ना, तो 3 जनवरी। ठीक है। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर दीर्घ वृत्ताकार है, वृत्ताकार नहीं है। कैसी है पृथ्वी की कक्षा? दीर्घ वृत्ताकार। अर्थात पृथ्वी वर्ष में एक बार 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास 9.13 करोड़ मिलियन बटा 14.7 करोड़ किमी आ जाती है। ठीक है, 14.7 करोड़ किमी इतनी पास आ जाती है, 9.13 से 14.7। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इसके विपरीत 3 के बाद में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर 9.45 करोड़ मील, यहाँ पे 9.13 था, यहाँ पे 9.45 हो गया। ठीक है, मतलब 9.13 करोड़ मील था, यहाँ 9.15 दूर होके कितनी हो जाती? 9.45 करोड़ मील दूर और 15.2 करोड़ किमी हो जाती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो अधिकतम दूरी मतलब अधिक दूरी अपसौर कहलाती है। पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो क्या क्या होगा? दिन रात बनेगी? नहीं। चक्कर लगाने से, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, उससे दिन रात कैसे बनेगी? दिन रात का छोटा बड़ा होना। हाँ, सूर्य के चक्कर लगाती है तो दिन रात छोटी बड़ी होती है। सूर्य की किरणों का सीधा एवं तिरछा होना, तो इससे सूर्य की किरणें सीधी और तिरछी होती है। जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो कभी यहाँ आई तो कभी यहाँ आई, कभी यहाँ आई। ठीक है, तो कभी सूर्य की किरणें यहाँ पड़ी तो कभी यहाँ पड़ी, तो कभी यहाँ पड़ी, तो कभी सीधी पड़ी, तो सीधी और तिरछी होएगी। ठीक है, और ऋतु निर्माण और ऋतु परिवर्तन। हाँ, अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो उससे ऋतु निर्माण और ऋतु परिवर्तन होंगे, क्योंकि पृथ्वी है ना सूर्य के चक्कर पूरे 1 साल में लगाती है, तो उससे ऋतु निर्माण होगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर 1 दिन में लगा देती है। अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है ना, उससे बनते हैं दिन रात। तो अपने अक्ष पे ही घूम रही है गोल 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 गोल, ठीक है, उससे बनते हैं दिन रात। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। किस गति से? 1000 मील प्रति घंटे की गति से। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 24 घंटे का। बसंत विषु घटित होता है, तो बसंत विषु 20 से 22 मार्च के बीच। बसंत विषु बस से बसंत और 20 से 22 मार्च के बीच। ठीक है, 21 मार्च बसंत विषु को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, 21 मार्च के दिन संपूर्ण विश्व में रात दिन बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में तो बसंत विषु होगा, उस समय उत्तरी गोलार्ध में तो बसंत ऋतु होती है। इस अवस्था में प्रदीपन व्रत पूरी पृथ्वी को ध्रुव से ध्रुव तक समान भागों में विभाजित करता है। प्रदीपन व्रत होता है जो पूरी पृथ्वी को समान भागों में विभाजित करता है। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण हो जाता है और 21 जून ग्रीष्म संक्रांति को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये सूर्य है, ये 21 जून है, तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर कब लंबवत चमकता है? 21 जून को। और ये भूमध्य रेखा पर कब लंबवत चमकता है? भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को। ये कर्क रेखा पर 21 जून को है, लंबवत चमक रहा है। ठीक है, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी घूम रही है ना। ये 4 पृथ्वियाँ मत गिनना, एक ही पृथ्वी है जिनकी अलग अलग दिशा बता रखी है। ये पृथ्वी यहाँ घूम रही है, तो ये इसका दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। ये यहाँ घूम रही है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहाँ घूम रही है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ घूम रही है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। सूर्य तो एक ही जगह पे है ना। अब यहाँ पृथ्वी यहाँ थी, तो उत्तरी ध्रुव में इनकी लाइट मतलब ये जा रही थी, किरणें रोशनी जा रही थी। यहाँ आई तो ये पश्चिम भाग में इसकी रोशनी आने लगी। यहाँ आई तो अब ये पृथ्वी के दक्षिण भाग में रोशनी आने लग गई। यहाँ आई तो इस साइड में रोशनी आने लग गई।
ठीक है। तो जब ये देखो यहाँ थी तो शीत ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध में थी, तो बसंत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में होती है ना। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में थी तो शरद ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध में होगी। तो ये ऋतु यहाँ बसंत ऋतु, यहाँ ग्रीष्म, शरद और शीत। तो ऐसे विषुव संबंधित है, तो विषुव 21 मार्च को कहते हैं। 21 मार्च को क्या कहते हैं? विषुव। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ये कहा था अरस्तु ने कहा था। अरस्तु एक महान दार्शनिक था, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी गोलाकार है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय के पृष्ठ 297-98 में स्पष्ट उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है, स्पाइरल है। अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक J.L. स्टोक द्वारा अनुदित है। अंग्रेजी भाषा में किसने? स्टोक ने इस पर स्टोक जमा लिया। टॉलमी तथा स्ट्रेबो पहली एवं दूसरी शताब्दी के तथा कोपरनिकस 15वीं शताब्दी के दार्शनिक थे। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने यह उल्लेख किया कि पृथ्वी गोलाकार है। हाँ, इन सब ने पृथ्वी के बारे में जानकारी दी, पर इनमें सबसे पहले अरस्तु आए, तो सबसे पहले अरस्तु ने यह जानकारी दी। कथन और कारण देखना है। पृथ्वी एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है? नहीं, ये बात तो तर्क संगत नहीं लग रही है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये तो सही है, क्योंकि गोला नहीं है, वो तो अंडाकार है ना। ऐसे गोल गोल नहीं है, ऐसे गोलाकार नहीं, वो अंडाकार है। ऐसी नहीं है, बिल्कुल गोल गोल नहीं है, गोल मटोल नहीं है, थोड़ी ऐसी है। ठीक है, तो ये अंडाकार है। तो ए गलत, आर सही। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी घूमती है ना, तो ये बीच में बल नहीं लगाती। अपकेंद्रीय बल मतलब बाहर की साइड में बल लगाती है। अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की आकृति लध्वक्ष गोलार्ध के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोड कहा जाता है। अतः पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड के जैसी है, परिशुद्ध गोला नहीं है। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो शिम्ड में शिम्ड ऐसे याद कर लो। पृथ्वी की उत्पत्ति तो गैसों और धूल कणों से हुई है। जेम्स जिन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का एफ होयल और लिटिलटन ने नव तारा टिमटिमाता है ना, लिटाता है। क्या? नया तारा जो होता है लिटाता है। ठीक है। होयल नया तारा लिटाता है परिकल्पना का, तथा ओटो शिम्ड ने अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादित किया। ओटो शिम्ड मतलब ओ शिट, अंतरतार धूल और गैसों से बन के बनाए तारे थे ऐसे। ओटो शिम्ड की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने ग्रह की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से मानी है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य के चक्कर लगाती है। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। यह गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। ठीक है, प्रकाश भी इसी गति से आता है जिस गति से पृथ्वी चक्कर लगाती है, 29.8 या लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। विभिन्न ग्रहों को चक्कर लगाने की गतियाँ निम्न हैं। बुध ग्रह में 47.9 किलोमीटर प्रति सेकंड चक्कर लगाती है। शुक्र ग्रह 35 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाता है। पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाती है। मंगल 24.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाता है। 24
बृहस्पति 13.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से, शनि 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड से, अरुण 6.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से और वरुण 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से। बुध 47, पृथ्वी 29.8, बृहस्पति 13 पॉइंट समथिंग, अरुण 6 वरुण 5 पॉइंट समथिंग, शनि 9 पॉइंट समथिंग, मंगल जो है वो 24 पॉइंट समथिंग और शुक्र 35 पॉइंट किलो ये समथिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। गलत। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। ये भी गलत। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। राइट। तो ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, न कि 23.5 डिग्री पर। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी गोलार्ध से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, न कि प्रायद्वीप पर। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के अधिक निकट है, 9 डिग्री नॉर्थ से 77 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। इसीलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ TRLS थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। निम्नलिखित पे विचार करना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्व बल, प्लेट संचरण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन कौन से पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन ये सब लाते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन में अंतर्जात बलों की भूमिका होती है। सामान्य रूप से अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता और शैलों का संकुचन तथा विस्तार होना है। साथ ही विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल की भी प्रमुख भूमिका होती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण की भी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब कथन और कारण पढ़ना है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। नो, गलत। छोड़े नहीं जाते। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए उपग्रहों का निकास वेग मिल जाता है। तो राइट। हाँ, तो ये गलत आ राइट। यद्यपि यह सही है, अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं क्योंकि इससे उपग्रह का निकास वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्वी दिशा की ओर से प्रक्षेपित नहीं किए जाते। ठीक है। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। जो उपग्रह ध्रुवों के चक्कर लगाएंगे ना, उनको या तो उत्तर की ओर प्रक्षेपित करेंगे या दक्षिण की ओर। हाँ, सभी अधिकतर उपग्रहों को पूर्वी की ओर प्रक्षेपित करते हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन भी इस साइड है। पर ये जरूरी नहीं है कि सारे ही उपग्रहों को पूर्व की ओर ही प्रक्षेपित करें। कुछ उत्तर और दक्षिण की ओर भी प्रक्षेपित किए जाते हैं जो कि ध्रुवों के चक्कर लगाते हैं। ये अपना रह गया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की दर से 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस दिन या पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है, जिससे पृथ्वी एक वर्ष में पूरा करती है। दिन रात जिस कारण होते हैं वो क्या है? तो भू
परिक्रमण, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, दिन और रात बनते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और दूरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव। पृथ्वी की वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन होता है। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, जब है ना सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ये तो पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्र आ गया और यहाँ पे सूर्य आ गया, ठीक है, या ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और बीच में जब चंद्र आ गया ना, तो उस टाइम सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि सूर्य पूरा नहीं दिखेगा, तो सूर्य को चांद का ग्रहण लग गया, और पृथ्वी पे पूरा नहीं दिखेगा, तो इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण किसी की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा मतलब एकम, न्यू मून डे या अमावस्या को होती है, या तो अमावस्या को या एकम के दिन, न्यू मून डे के दिन होती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमण तल में आने पर। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक परिक्रमण तल में आ जाते हैं और चंद्रमा बीच में आ जाता है तब। खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है उसकी तुलना में पृथ्वी पर जो पड़ने वाली चंद्रमा की छाया होती है ना, चंद्रमा की छाया का आकार बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर जगह पे दिखाई देता है। जिस समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ जाती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा ये केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और पृथ्वी बीच में आ गई, तो क्या लग गया? चंद्र को ग्रहण लग गया, ठीक है। कभी पृथ्वी को ग्रहण नहीं लगता, या तो सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा। अगर चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य को ग्रहण लग गया, और पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र को ग्रहण लग गया, ठीक है। अगर है ना सूर्य की छाया चंद्रमा पे नहीं पड़ पा रही तो चंद्रमा को ग्रहण है। अगर सूर्य की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ पा रही तो ये सूर्य को ग्रहण है, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता। चूँकि ग्रहों और उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार उसकी लंबाई चंद्रमा के सापेक्ष स्थितियाँ व उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। चंद्रमा सदैव पूर्णिमा फुल मून के दिन होता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पतचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में। कब देखा जाता है? केवल पूर्णतया पतचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में, परिधि के क्षेत्रों में, है ना, परिधि के क्षेत्रों में। परिधि हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर के समय जब चंद्रमा सूर्य के पूर्णतः ढक लेता है तो के कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई पड़ता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति से पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमत्कार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक कौन सा था? उपभू। उपभू मतलब पास था, इसलिए 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी के सबसे निकट दूरी पर रहने के कारण ही सर्वाधिक चमकदार था। 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सबसे बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा था। इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी के पास हो तो उपभू, और दूर हो चंद्रमा तो अपभू, और सूर्य पृथ्वी के पास हो तो उपसौर और दूर हो तो अपसौर, ठीक है।
अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो ये इस बात की होगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए और सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाए, प्लस पृथ्वी पर 365.25 दिन का होने वाला वर्ष छोटा हो जाए, चूँकि पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर वह सूर्य से वर्तमान दूरी 149.6 मिलियन किमी से कम दूरी पर होगी, इसीलिए पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की परिभ्रमण गति घटती जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ये दोनों एक ही है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधियाँ बराबर होती है, अर्थात 12-12 घंटे होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये बात सत्य है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात सत्य है। वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है पर 66.5 वाला नहीं है, काल्पनिक है और 23.5 वाला सही है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।